अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं महक असलम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे और आगाज में पंजाब की बात करते हैं। कोरोना वायरस पंजाब में अपना शिकंजा सख्त करता जा रहा है। लाहौर में केसेस की तादाद में इजाफा हो गया। हुकूमत पंजाब ने लाहौर के कई इलाके 15 रोज के लिए सील करने का ऐलान कर दिया है। शाहदरा, मजंग, निश्तर टाउन, शादबा, कैंट और अंदरूनी लाहौर सील होंगे। इकबाल टाउन और गुलबर्ग के भी कई इलाके कल से बंद कर दिए जाएंगे। पंजाब की वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने मीडिया के सामने तफसील पेश कर दी। एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज की गई है पिछले 2 दिन के अंदर, जिसमें हमने इंसिडेंट्स लाहौर शहर के अंदर देखा है कि जिन इलाकों में सबसे ज्यादा इंसिडेंट्स हैं उनके लिए एक डिफरेंट तदबीर तैयार कर रहे हैं। कल 12 बजे के बाद ये सारे इलाके जो हैं बहुत हद तक बंद कर दिया गया। कुछ इलाके शादरा के हैं, हमारी वर्ल्ड सिटी के कुछ इलाके हैं, कुछ सोसाइटीज ऐसी हैं जिनमें फैलाव बहुत ज्यादा है, उनको भी बंद कर दिया जाएगा। और ये डिसीजन जो है इसमें खाने पीने की अशिया, आपके फार्मेसीज हैं, उसी तरह जिस तरह पहले था वो खुली रहेंगी। फैक्ट्रीज इस वक्त प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट बना रही हैं, अगर उस इलाके में हैं वो भी खुले रहेंगे। तो बाकायदा लिस्ट जो है वो आवेदन करेंगे कमिश्नर साहब, और ये कल रात 12 बजे से इस पे इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाएगी। मिनिमम पीरियड जो है वो 2 हफ्ते का है। इस दौरानिया में जायजा किया जाएगा। अगर इस सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट आ रही हुई तो फिर सोचेंगे कि उसको टाइम से पहले खोलें, वरना ये 15 दिनों के बाद इस इलाके में करीब काम की इजाजत मिलेगी। लाहौर के 80 इलाकों को कल से सील कर दिया जाएगा। समा ने तफसीलात हासिल कर ली हैं। महकमा सेहत और जिला इंतजामिया ने मुशावरत शुरू कर दी है। किसको घर से निकलने की इजाज़त होगी, किन दुकानों को बंद रखा जाएगा, किसको ऑफिस जाने की इजाज़त दें या नहीं, मुशावरत जारी है। दानियल उमर ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे बात कर लेते हैं। दानियाल, कितनी आबादी मुतासिर होगी, कौन कौन से एरियाज शामिल हैं जिन्हें सील किया जा रहा है? जी बिल्कुल, लाहौर के कौन कौन से इलाके सील होंगे, समा ने इन तमाम तर तफसीलात का पता लगा लिया है। लाहौर के 80 इलाके हैं जिनकी लिस्ट बनाई गई है ज़िला इंतज़ामिया और महकमा सेहत की जानिब से, जिनको कल रात 12 बजे के बाद सील करने का फ़ैसला किया गया है। और इन 80 इलाकों के अंदर तकरीबन 70,000 से ज़ायद घर हैं, 4 लाख से ज़ायद की आबादी है इन इलाकों के अंदर, जो कि सील कर दी जाएंगी। अगर इन इलाकों की बात करें कि इनमें कौन कौन से इलाके शामिल होंगे, तो वागा जोन के अंदर जो दरोगा वाला का इलाका है उसको कल सील कर दिया जाएगा। इसी तरह बाटापुर का इलाका है, जो मनावा का इलाका है, GT रोड मनावा का जो इलाका है उसको सील कर दिया जाएगा। साथ ही साथ जो इलामा इकबाल टाउन जोन है उसके अंदर सब्जाजार के 3 ब्लॉक्स हैं, G, N और K, उनको जौहर टाउन के तकरीबन 6 ब्लॉक्स हैं, उनको मुस्तफ़ा टाउन, किनाल व्यू सोसाइटी, DHA EME सोसाइटी, वापडा टाउन, PCSIR फेज़ 2 और बहरिया टाउन के 3 जो ब्लॉक्स हैं उनको मुकम्मल तौर पर कल सील कर दिया जाएगा। इसी तरह कैंट जोन के अंदर डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी का 3 से 4 फेज़ हैं, जिनमें फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 5, फ़ेज़ 3 और फ़ेज़ 4 शामिल हैं। इनको मुकम्मल तौर पर सील कर दिया जाएगा। अस्करी 10 और अस्करी 9 को भी कल जो है वो सील करने का फ़ैसला किया गया है। कैवलरी ग्राउंड के अंदर जो शिराज विलाज हैं उनको मुकम्मल तौर पर सील कर दिया जाएगा। इसी के साथ साथ जो ताजपुरा स्कीम है कैंट जोन के अंदर बनती है उसको, और रेंजेस हेडक्वार्टर के करीब जो घर हैं उनको सील करने का जो है वो फैसला किया गया है। फिर समनाबाद जोन के अंदर जो इलामा इकबाल टाउन का इलाका है उसके 4 ब्लॉक्स हैं, जिनमें बहुत बड़े बड़े ब्लॉक्स शामिल हैं, जिनमें सतलुज ब्लॉक है, रचना ब्लॉक है, नरगिस ब्लॉक है और रज़ा ब्लॉक है। इनके मुतादिद घर हैं जिनकी गलियों को जो है वो सील करने का फैसला किया गया है। इसी तरह समनाबाद के अंदर जो सिकंदरिया कॉलोनी है, जहाँ से बहुत सारे केसेस सामने आए, जस्टिस शरीफ स्कीम है, अनवर स्ट्रीट है, वहाँ पर उनको जो है वो सील करने का फैसला किया गया है। निश्चित जोन की अगर बात करें तो वहाँ पर वेलेंशिया टाउन जो टी ब्लॉक का इलाका है, ये तो आपने एरियाज बता दिए हैं कि लाहौर के जो ये एरियाज हैं इन्हें सील किया जाएगा, लेकिन महकमा सेहत से बात हुई आपकी, कैसे सील होंगे ये इलाके, किस तरह से मैनेज किया जाएगा? जी बिल्कुल, महकमा सेहत का ज़िला इंतज़ामिया का और SSP सिक्योरिटी के साथ जो है वो उनका इजलास हुआ है। इन इलाकों के अंदर तमाम तर जो बिजनेसेस हैं उनको काम करने की इजाज़त नहीं होगी, मार्केटें यहाँ पर बंद रहेंगी। जो लाइफ स्टॉक का डिपार्टमेंट है, फूड का डिपार्टमेंट है, इसी के साथ साथ जो रेस्क्यू के इदारे हैं उन तमाम को इत्तला दे दी गई है। तमाम इलाकों के अंदर जो ज़रूरी सामान है, ज़रूरी चीज़ें हैं, उनको फौरी तौर पर जो है वो उनकी दस्तयाबी को मुमकिन बनाया जाए आज और कल तक लेकर। इसी के साथ यहाँ पर जो लोग
लोग होंगे वो अपने दफातर किस तरह से जाएंगे, उसका फैसला जो है वो खुद किया जाएगा। इन इलाकों के अंदर जो गैर ज़रूरी लोग हैं, जिनका वहाँ पर कोई काम नहीं है, वहाँ के रिहायशी नहीं हैं, उनको इन इलाकों के अंदर जाने की इजाज़त जो है वो नहीं दी जाएगी ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से। इसी के साथ साथ जो टाइगर फोर्स के जो एहलकार हैं, नुमाइंदे हैं, वो तमाम शरीक होंगे। तमाम जो SOPs हैं उनको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए बाहर घरों से जिन इलाकों को सील किया जाएगा वहाँ पर लोग जो है वो नहीं निकल के खड़े हो सकेंगे। सिर्फ ज़रूरी काम के लिए, अगर फार्मेसी जाना है या ग्रोसरी जाना है तब उनको बाहर निकलने की इजाज़त होगी, अदरवाइज़ वो बाहर भी नहीं जा सकेंगे। मुख्तलिफ लाहौर के जो 80 इलाके हैं इनको डिसाइड किया गया है क्योंकि यहाँ से मुतअद्दिद केसेस जो है वो रिपोर्ट हुए थे और मोस्टली जो लाहौर के केसेस हैं वो इन इलाकों से रिपोर्ट हुए हैं, जिसको हेल्थ डिपार्टमेंट ने जो है वो नोट डाउन किया है और उसके बाद ज़िला इंतज़ामिया जो है वो अब इस पर इम्प्लीमेंटेशन के लिए तैयार है। अच्छा दानियल, जिस तरह कि आप जिक्र कर रहे हैं ऑफिस की, तो थोड़ा सा इससे मुतालिक भी गाइड कीजिएगा कि गुलबर्ग का एरिया, वेलेंशिया टाउन का एरिया, ऐसे जहाँ पर बहुत अहम ऑफिस पाए जाते हैं और लोगों की बड़ी तादाद इस जानिब इसलिए रुख करती है क्योंकि उनका जरिया मुआश यहाँ पर है, स्पेशली गुलबर्ग, तो उससे मुतालिक बताएगा कि वो क्या SOPs होंगे। जी बिल्कुल, जिस तरह गुलबर्ग के इलाके हैं और गुलबर्ग पे मेजर सड़कें जिनमें ज़हूर लाई रोड शामिल है, ज़फ़र अली रोड शामिल है, मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग है जिनको सील करने का फैसला किया गया है। इसी तरह मुख्तलिफ इलाके जहाँ पर लोगों का कारोबार है या दफातर है उनको इंतज़ामिया जो है वो लॉकडाउन करने पर मजबूर होगी और जिसका भी दफातर इन इलाकों में आएंगे, जिनके भी काम करने की जगह इन इलाकों में आएगी, उनकी दुकानें इन इलाकों में आएंगी, वो बंद कर दी जाएंगी। तो इसका मतलब है वो लोग जो है वो अपने काम पर भी नहीं जा सकेंगे, उनके दफातर भी जो है वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगे और इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो है जो पुलिस फोर्स है उसका भी सहारा लिया जाएगा। इसी के साथ साथ जो दीगर इदारे हैं ज़िला इंतज़ामिया के, उनका भी सहारा लिया जाएगा। तो इन इलाकों के अंदर जो भी कमर्शियल काम है वो भी नहीं हो सकेगा। ठीक, दानियल आपका बेहद शुक्रिया। कोरोना की सबसे बड़ी इलाजगाह में अस्पताल के इंतजामिया और डॉक्टर्स के दरमियान ड्यूटीज के मामले पर तनाज़ा खड़ा हो गया है। डॉक्टर्स का इल्जाम है कि मंजूर नज़र अफराद को कोरोना वार्ड से बचाया जा रहा है, सबके साथ एक जैसा सलूक होना चाहिए। लाहौर से दानियल उमर की रिपोर्ट। मनपसंद डॉक्टर्स को आजादी और दूसरों की कोरोना वार्ड्स में ड्यूटी। म्यू अस्पताल के डॉक्टर्स ने मुबैना तफरीक पर ड्यूटियां करने से इनकार कर दिया। मुतादिद डिपार्टमेंट्स के सरबराहों ने CEO म्यू अस्पताल को बता दिया। खत में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्यू अस्पताल पर इल्जाम लगाया गया है कि वो ड्यूटी से इनकार पर संगीन नताइज की धमकियां दे रहे हैं। मंजूर नजर डॉक्टर्स की कोरोना वार्ड्स में ड्यूटियां नहीं लगाई जा रही, जो नाइंसाफी है। डॉक्टर्स का कहना है कि कोरोना वायरस से म्यू अस्पताल के मुतादिद डॉक्टर्स और उनके खानदान मुतासिर हो रहे हैं। उन्हें कोरोना वार्ड्स में ड्यूटी पर मजबूर ना किया जाए। दानियाल उमर, समा, लाहौर। जबकि तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी कहते हैं सूबे में कोरोना के 70% केस गुज़श्ता एक माह में रिपोर्ट हुए। जुलाई के आखिर तक मुतासरीन की तादाद 20,000 तक हो सकती है। कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। टोटल जो हमारे केसेस हैं बलूचिस्तान में 8,177, इसका 70% जो केसेस हैं वो इसी एक महीने में वो सामने आए। खुशी की बात यह है कि गुज़िश्ता 2-3 दिन से एवरेज हमारे जो केसेस का है वो कम होना शुरू हुआ है। कल जो हमने टेस्ट कंडक्ट किए 758, उसमें 149 केसेस पॉजिटिव आए, जो बनते हैं 21%। परसों जो केसेस सामने आए थे वो बनते हैं 22%। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने ज्यादा केसेस वाले इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला कर लिया है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा अजमल वजीर कहते हैं जरूरत पड़ी तो पाक फौज की भी मदद हासिल करेंगे। ये फैसला किया है कि हम जहां जहां पे केसेस ज्यादा आ रहे हैं वहां पे हम स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं। हमने इसके लिए पूरे सूबे में आइडेंटिफाई कर लिए कि कौन से इलाके इस वक्त सबसे ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं। उस हवाले से हमने उसके लिए मैकेनिज्म बना लिया है। जहां पे SOPs पे अमल नहीं होगा वहां पे हमने एक्शन लिया भी है और लेंगे भी। इसमें कोई अब दूसरी राय नहीं। हमने फैसला किया है कि जहां पे भी हमें जरूरत होगी वहां पे हम पाक फौज की भी जो हेल्प होगी वो हम लेंगे। पंजाब का आइंदा माली साल के लिए 2240 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया गया है। तालीम के लिए 391 अरब रुपए, सेहत के लिए 284 अरब, ज़राअत के लिए 31 अरब 73 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। तो आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा पंजाब, जिसका आइंदा माली साल के लिए 2244 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया है।
इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे आरिफ मलिक ने हमें ज्वाइन किया। आरिफ, इस बजट की तफसीलात पेश कीजिएगा। जी, ये बजट जो है जो 20 खरब और 40 अरब रुपए का जो बजट पेश किया गया है, इसका कुल तखमीना था। इसमें 391 अरब रुपए जो है वो तलीम के ऊपर रखे गए हैं, 31 अरब जो है वो ज़राअत के लिए रखे गए हैं। इसी तरह जो सेहत के महकमे के लिए भी काफी ज्यादा बजट रखा गया है। तरक्याती जो बजट है वो 337 अरब से ज्यादा रखा गया है और मुख्तलिफ और जो जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट के लिए 1 अरब 50 करोड़ रखे गए हैं कि उसके अंदर कितने महकमे बनाए जाएंगे जनूबी पंजाब के अंदर, वो रखे गए हैं। इस बजट के अंदर जो है कुछ टैक्सेस में कमी की गई है। जो होटल और गेस्ट हाउसेस टैक्स थे उनमें कमी की गई, जो 16% थे उन्हें 5% पे लाया गया है। इस बजट के दौरान जो है अपोजिशन ने भी शदीद एहतजाज किया और उन्होंने कहा कि ये बजट अवाम दुश्मन बजट है और ये बजट जो है अवाम के खिलाफ जाएगा। इसमें ज़राअत के लिए कुछ नहीं दिया गया, किसानों के लिए कुछ भी नहीं दिया गया और तालीम के लिए कुछ नहीं रखा गया। तो लिहाजा ये बजट अवाम दोस्त बजट नहीं है, ये अवाम दोस्त बजट है। इसके ऊपर अपोजिशन ने ऐवान के अंदर से वॉकआउट किया, अंदर और बाहर एहतजाज किया, बजट की कापियां भी फाड़ दी। अलबत्ता वज़ीर खजाना ने तकरीर अपनी जारी रखी और अपनी तकरीर मुकम्मल करते हुए उन्होंने ये बजट 2020-21 का पेश कर दिया। ठीक है, तो अपोजिशन ये कह रही है कि ये अवाम दोस्त नहीं बल्कि अवाम दुश्मन बजट है। आरिफ, आपका बेहद शुक्रिया। पंजाब असम्बली में बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन ऐवान के अंदर और बाहर एहतजाज किया, खूब शोर शराबा हुआ, बजट की कॉपियां भी फाड़ दी गईं। आरिफ मलिक रिपोर्ट करेंगे। पंजाब असम्बली के बजट इजलास में हंगामा, ऐवान के अंदर बाहर अपोजिशन का एहतजाज, बजट की कापियां फाड़ दी। पंजाब असम्बली का इजलास स्पीकर परवेज इलाही की जेर सदारत 2 घंटे ताखीर से शुरू हुआ। वजीर खजाना हाशिम जमा बख्त ने जैसे ही बजट तकरीर शुरू की, अपोजिशन ने प्ले कार्ड उठाकर एहतजाज शुरू कर दिया। सूबाई वजीर खजाना की तकरीर के दौरान ही अपोजिशन ने ऐवान से वॉकआउट कर दिया और ऐवान से बाहर आकर एहतजाज किया और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज बोले, ये अवाम दुश्मन बजट है, हम इसे नहीं मानते। अभी कई मिनी बजट्स आने हैं, गरीब आदमी, मजदूर, रेडी बांध के दरवाजे पर दस्तक देनी है और उनका खून इन्होंने निचोड़ना है। नाअहली की इंतहा ये है कि ये माइनस में बजट है, नेगेटिव ग्रोथ होगी। हुकूमती अरकान का कहना था कि बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। इन हालात में पीटीआई ने बहुत अच्छा बजट दिया है। इतने मुश्किल तरीन हालात के कोविड की वजह से जो माली मामलात थे उनको भी मद्देनजर रखते हुए ये बजट बड़ा ज़बरदस्त बनाया गया और मैं समझता हूँ कि डेवलपमेंट का बजट भी पिछले साल की निस्बत इस दफ़ा डेवलपमेंट का बजट भी ज़्यादा रखा गया। वज़ीर खजाना ने अपनी बजट तकरीर मुकम्मल की, जिसके बाद स्पीकर ने इजलास 18 जून 2 बजे तक मुलतवी कर दिया। आरिफ मलिक, समा, लाहौर। आगे बढ़ते हैं, अदालती कार्रवाई की बात करेंगे। अदालती हुक्म के बावजूद चीनी 70 रुपये फी किलो दस्तयाब न हुई। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने शुगर इंक्वायरी पर हुक्म इम्तना ख़त्म करने का इंदिया दे दिया। चीफ जस्टिस अतर मैनुला ने कहा कि हुक्म इम्तना चीनी की कीमत कम करने से मशरूत था। जब मशरूत हुक्म इम्तना पर अमल ही नहीं हुआ तो फिर हुक्म इम्तना कैसा? सुहेल रशीद रिपोर्ट करेंगे। गन्ने के काश्तकारों की शुगर इंक्वायरी मामले में फरीक बनने की दरख्वास्त पर समाअत, चीनी सस्ती करने के अहकामात पर अमल दरामद न होने पर चीफ जस्टिस अतर मैनुला भरम सवाल पूछा, चीनी 70 रुपए फरोख्त करने का क्या बना? इस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल तारिक खोकर ने कहा कि खतो किताबत जारी है लेकिन मार्केट में चीनी 70 रुपए किलो दस्तयाब नहीं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, फिर तो बात खत्म हो गई। हुक्म इम्तना तो चीनी की कीमत कम करने से मशरूत था। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने इस्तदा की कि मरकजी केस आइंदा जुमे को मुकर्रर किया जाए। चीफ जस्टिस ने कहा कि मशरूत हुक्म इम्तना पर अमल नहीं हुआ तो केस जुमे के लिए मुकर्रर कर देते हैं। तारिक खोकर ने सवाल किया, तो फिर हुक्म इम्तना खत्म हो गया? इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि जब मशरूत हुकूमत इम्तना पर अमल ही नहीं हुआ तो फिर हुक्म इम्तना कैसा? अदालत ऐसे कीमतों का तयन नहीं कर सकती, ये तो एग्जीक्यूटिव का काम है। अदालत की शुगर मिल केस 19 जून को मुकर्रर करने की हिदायत। काश्तकारों की फरीक बनने की दरख्वास्त भी मंजूर। वफाक ने भी काश्तकारों की जानिब से केस में फरीक बनने की हिमायत कर दी। हुकूमत ने चीनी की फी किलो कीमत 70 रुपए तो मुकर्रर कर दी, लेकिन शहरियों को फायदा फिर भी न हुआ। मुल्तान और सियालकोट के शहरी सस्ती चीनी के लिए मारे मारे फिरने लगे।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद न हो सका। मुल्तान के शहरी महंगी चीनी खरीदने पर मजबूर हो गए। शहर भर में चीनी 80 रुपए फी किलो फरोख्त की जा रही है। हुकूमत कह रही है कि 70 रुपए दे रही है, कहीं भी नहीं मिल रही है। 80 रुपए, 78 रुपए, 80 रुपए, इससे अलावा कहीं भी कोई भी नहीं दे रहा। सियालकोट में भी अदालती हुक्म की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी। दुकानदारों ने चीनी 70 रुपए फी किलो के बजाय 85 रुपए में फरोख्त करने की वजह बता दी। गवर्नमेंट कह रही है कि आप 70 रुपए किलो चीनी बेचे, जो मिल ऑनर हैं वो हमें 70 रुपए किलो चीनी नहीं दे रहे, हम क्या करें। शहरियों ने चीनी के बहरान को मसनूई करार देते हुए जिला इंतजामिया से चीनी की दस्तयाबी को यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। सेनेट का रुख करते हैं, जहां लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ की बजट पर कड़ी तनकीद। कहा कि अगर सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ जाती तो कौन सी छत सर पर गिर जाती। इस बजट में ऐसी गुंजाइश आसानी से निकाली जा सकती थी। पहली बार ऐसा हुआ कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया गया। मुलाजमीन है हमारे, ये सफेद अचकन वाले, ये हमारा फोटोग्राफर है, सेक्रेटरी साहिबान बैठे हुए हैं। अगर इनकी तनख्वाहों में इन गवर्नमेंट अफसरों की या गवर्नमेंट के मुलाजमीन की, छोटे बड़े तमाम मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा हो जाता तो कौन सा छत गिर पड़ता। इस बजट में मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से ये गुंजाइश निकल सकती है। मेरे ये 3 भाई जो फ्रंट लाइन पे बैठे हैं, ये गुंजाइश निकाल सकते हैं, किसी इजाजत की जरूरत नहीं है। इस महंगाई के दौर में आपको गवर्नमेंट मुलाजमीन, सरकारी मुलाजमीन को कंपनसेट करना चाहिए था, और ये हमेशा से होता आया है, लेकिन आज हमने उस रवायत को जो है अबैंडन कर। जबकि जवाब में वफाकी वजीर असद उमर ने कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि ख्वाजा आसिफ के अदादोशुमार कोरोना के बाद के हैं। उनकी तकरीर से ऐसा लगा जैसे कोरोना इमरान खान की वजह से आया। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि नवाज शरीफ जाली प्लेट्स की रिपोर्ट लेकर इंग्लैंड चले गए। ख्वाजा आसिफ की दुआएं तहरीक इंसाफ के लिए फायदेमंद चाहत हो रही हैं। इसी हॉल में इस कुर्सी पे खड़े होके मियां साहब ने तकरीर की, आपकी कुर्सी को एड्रेस किया और उन्होंने कहा हुजूर ये हैं वो जराए। तो ख्वाजा साहब ने कहा यार मियां साहब आप जवाब क्यों देते हैं, ये पनामा तो मसला ही नहीं अवाम का, हफ्ता और दिन लोग भूल जाएंगे। उस बेचारे को फाय चढ़ा दिया, वो जाली प्लेटें लेके इंग्लैंड बैठा हुआ है। तो ख्वाजा साहब की दुआ जो है ना बड़ी खतरनाक होती है। आज तहरीक इंसाफ की कह रहे मकबूलियत खत्म हो गई है। मुझे डर ये है कि मुस्लिम लीग नून को अगली इलेक्शन में सीट ही ना मिले। समा ने 6 माह पहले नवाज शरीफ का इलाज करने वाले ड्यूटी डॉक्टर तफसीर का इंटरव्यू नशर किया था। डॉक्टर तफसीर ने इंकशाफ किया था कि नवाज शरीफ की हालत तशवीशनाक नहीं थी। जो टेस्ट यहाँ हो सकते थे वो उन्होंने करवाने से इनकार किया था। तक पता नहीं चल सकता कि प्लेटलेट्स क्यों कम हुए हैं, ठीक है, उसके लिए उनके टेस्ट जारी थे। कुछ टेस्ट ऐसे थे जिनको पेशेंट ने रिफ्यूज किया। मियां साहब का एक जेनेटिक टेस्टिंग थी, वो यहाँ पे नहीं हो सकी। फिर कुछ इन्वेसिव प्रोसीजर थे 1-2, उसके लिए वो राजी नहीं थे करवाने का। ये तो एक तरतीब होती है टेस्टों की कि पहले हमने एक टेस्ट करवाया, उससे हमें क्लू मिला, फिर हमने अगला टेस्ट डिसाइड किया, फिर उससे अगला टेस्ट डिसाइड किया। तो उसी चेन के अंदर मजीद कुछ टेस्ट थे, मैं वो डिस्क्लोज नहीं करना चाहूंगा। वो पेशेंट ऑटोनॉमी में बदपरहेजी चलती थी, कर लेते थे, कोई बहुत इमरजेंट या एक्यूट कोई वैसा नहीं था। जब पहले दिन आए थे तो उस वक्त उनकी क्या हालत थी, कितने प्लेटलेट्स थे, क्या थे? ये मैं नहीं डिस्क्लोज करना चाहूँगा। ये जो मीडिया पे जो चली हैं आप उन्हीं पे इत्तेफाक करें। दवाइयों का मैंने आपको जैसे बताया है, दवाइयों से हो सकता है। कोई ऐसा स्पेसिफिक पॉइजन वो मेरे इल्म में नहीं है कि जिससे सिर्फ प्लेटलेट्स कम होते हैं। कुछ दवाइयाँ हैं जो सिर्फ वक्ती तौर पे करती हैं, कुछ दवाइयाँ हैं जो परमानेंटली कर देती हैं। बेड रिडन नहीं थे, ऐसा नहीं था कि मतलब वो किसी पे डिपेंडेंट हो गए थे। बज़ाहिर वो बातचीत करते थे और वॉक वगैरह कर लेते थे, बाथरूम में घुस जाते थे और खाते पीते थे। इसी बारे में मजीद बात करेंगे। नुमाइंदे खुसूसी नईम अशरफ भट्ट ने हमें ज्वाइन किया। नईम, ज़रा हमारे नाज़रीन को याद करवाइएगा कि डॉक्टर तफसीर ने उस वक्त क्या क्या इंकशाफ किए थे, क्योंकि असद उमर ने आज कौमी असम्बली में वही बात दोहराई कि जाली रिपोर्ट्स बनाई गई और इसी रिपोर्ट्स की बिना पर नवाज शरीफ बाहर चले गए। जी महक, तकरीबन 6 माह पहले समा ने ये खबर दी थी और डॉक्टर तफसीर जो कि ड्यूटी डॉक्टर थे और सबसे ज्यादा जिन्होंने 6 रोज तक नवाज शरीफ का इलाज किया था, उन्होंने बताया था कि जो टेस्ट कराने और जिस इलाज के लिए मियां साहब बाहर गए थे वो टेस्ट यहाँ भी हो सकते थे, नॉर्मली हो जाते हैं, लेकिन मियां साहब नवाज शरीफ वो टेस्ट कराने से इनकारी थे। ये वो अहम और राज था जो कि उस वक्त मेडिकल बोर्ड ने, पंजाब हुकूमत ने, वजीर सेहत यास्मीन राशिद सब ने छुपाया और डॉक्टर तफसीर ने ये बताया था और समा ने ये ब्रेक किया, जिसको कुछ लोगों ने कहा कि ये कोई जूनियर डॉक्टर है, ये पता नहीं सही बात कर रहे हैं कि नहीं। अब हुकूमत खुद जो है
कुछ अरसा पहले फवाद चौधरी ने ट्विटर पर और फिर समा से बात करते हुए इस मामले को उठाया और कहा। लेकिन आज अहम बात यह है कि ये कौमी असम्बली जो कि एक लीगल फोरम है, बड़ा फोरम है, वहाँ पर असद उमर जो वफाकी वजीर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट हैं, उन्होंने आज कहा कि उनका तो एतबार ही ECL से उठ गया है। ECL का क्या फायदा कि जब नवाज शरीफ जाली रिपोर्ट्स पर बाहर चले गए। ये एक किस्म का केस वो अपनी ही पंजाब हुकूमत के खिलाफ बता रहे हैं, क्योंकि पंजाब हुकूमत ही उन्हें बजवाने वाली थी, उन्हीं का मेडिकल बोर्ड था, वही रिपोर्ट थे, और अगर कुछ छुपाया जा रहा था तो वही छुपा रहे थे। तो असद उमर जो कि एक अहम वफाकी वजीर हैं और बड़े फोरम नेशनल असम्बली में आज उन्होंने ये जो बात की है कि नवाज शरीफ जाली रिपोर्ट पर बाहर गए हैं, ये नवाज शरीफ पर तो उन्होंने तनकीद की है, लेकिन साथ ही ये पंजाब हुकूमत पर भी उन्होंने बहुत बड़ा सवाल उठा दिया है। क्योंकि मैं फिर बता रहा हूँ कि ये ना ट्विटर है, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, ना कोई बीपर, बल्कि ये नेशनल असम्बली है जिसकी लीगल वैल्यू है। ये इनकी बात जो है इसको चैलेंज भी हो सकती है कहीं पर। ठीक नईम, आपका बेहद शुक्रिया। बराह रास्त आपको लिए चलते हैं, नासिर शाह इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं मीडिया से। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आप लोग शॉर्ट नोटिस पे आज यहाँ पे KBO आए। ये केस जिस तरह मिनिस्टर साहब ने बताया आपको काफ़ी हाईलाइट हुआ मीडिया में, क्योंकि वली बाबर जियो TV का क्राइम रिपोर्टर था और काफ़ी एक्टिव रिपोर्टिंग करता था। और इसमें उसके मर्डर के बाद आपको पता होगा कि एक सीक्वेंस बना, काफ़ी सारे उस केस के विटनेसेस को मर्डर किया गया। तो नेचुरली ये केस मीडिया में काफ़ी टाइम पे आता रहा। जैसे आपको पता है कि वली खान बाबर 13 जनवरी 2011 को PS सुपर मार्केट के एरिया में उनकी डेथ हुई, उनको मर्डर किया गया। उसमें 5 विटनेस, जो पहला विटनेस था रजब बंगाली, उसको 29/1/2011 को मारा गया। और इसी तरह से फिर 4 मज़ीद विटनेसेस डिफरेंट टाइम पे उनको मर्डर किया गया। आखिरी जो विटनेस, जो स्टार विटनेस था, जिसकी गवाही पे इनकी कन्विक्शन हुई थी, वो 12/11/2012 को हैदर अली के नाम से वो बंदा था जिनको मर्डर किया गया। इस केस में जैसे आपको पता है कि टोटल 8 अक्यूज़ थे, जिसमें एक बंदा लियाकत अली 1 साल के बाद इनकाउंटर में मारा गया, तो उसका ट्रायल नहीं हो सका। और 4 बंदे इसमें उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुई, जिनके नाम शाहरुख इलियस मानी, फैसल महमूद इलियस नफसियाती, सैयद ताहिर नवीद इलियस पोलका, सैयद मोहम्मद अली रिजवी इलियस अली, इनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिली। 2 अक्यूज़ फैसल इलियस फैसल मोटा, और इसको फैसल मोटा को डेथ पेनल्टी मिली। और आखिरी अक्यूज़ शेख मोहम्मद कामरान इलियस जीशान इलियस ओस्मान, इसको भी कोर्ट ने ATC कोर्ट ने डेथ पेनल्टी दी। ये 4 बंदे जिनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिली और फैसल मोटा जिसको डेथ पेनल्टी मिली, ये 2015 तक पकड़े गए। लेकिन ये शेख मोहम्मद कामरान इलियस जीशान इलियस ओस्मान, ये
डिफरेंट जगहों पे अपनी हाइड आउट्स को चेंज करता रहा और आज सुबह एक वफाकी इदारे की इंटेलिजेंस पे हमारे स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने उसको असला समेत गिरफ्तार किया। पहले कोई 4-5 साल ये डिफरेंट जगहों पे रहता रहा, जिसमें लांडी एक रेंटेड मकान पे था। उसके बाद ये शिफ्ट हो गया 90 पे, कोई 4-5 साल वहाँ पे 90 पे इसने अपनी एब्सकॉन्डिंग ज़िंदगी गुजारी। जब ये छापे पड़े, लोग पकड़े गए, तो वहाँ से फिर ये निकला और इसका भाई एक है SM इमरान, उसने एक मकान अरेंज किया गुलशन मेमार में। तो ये अपनी फैमिली, वाइफ और 2 बच्चों के साथ वहाँ पे रह रहा था। इसने अभी तक जो हमने इंटरोगेशन की है 4 मर्डर केस अब तक बताए हैं। क्योंकि अभी इसको हम मज़ीद इंटरोगेट करेंगे तो होपफुली हमें जिस तरह की इसकी बैकग्राउंड नज़र आता है, क्योंकि ये ऐसा बंदा है जिसने वली बाबर को शूट किया था। ही इज़ द मैन शूटर। इसी वजह से ATC कोर्ट ने इसको डेथ पेनल्टी दी। और दूसरा बंदा जिसको डेथ पेनल्टी मिली वो फैसल मोटा था। वो इस केस में मास्टरमाइंड था, इसकी वजह से उसको भी डेथ पेनल्टी मिली। कामरान ने 2008 में MQM लंदन ज्वाइन की और ये फैसल मोटा के ग्रुप में टारगेट के टीम में ये चलता था। बेसिकली इनको जो डायरेक्शन मिलती थी वो अनीसुर रहमान और आमिर एलियस खालिद, ये 2 MQM लंदन के शूटर टीम के इंचार्ज साउथ अफ्रीका के, वहाँ से इंस्ट्रक्शन मिलते थे और फिर ये यहाँ पे एग्जीक्यूशन इनके थ्रू कराई जाती थी। जो अब तक इसने बताया है वो ये बताया है कि मारने की वजह वली खान बाबर को कि वो ANP के लिए काम करता था। अपने स्टूडेंटशिप के टाइम पे कॉलेज में भी वो पख्तून बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता था, लिहाजा उन्होंने उसको इस वजह से टारगेट किया। और सेकंड जो उसने वजह बताई कि वो anti-MQM स्टोरीज़, अल्ताफ़ हुसैन के अगेंस्ट स्टोरीज़ वो टीवी पे बना के चलाता था, जिसकी वजह से उनको टारगेट किया गया। ये हार्डन क्रिमिनल है और इसकी हार्डनेस का आपको जिस तरह अंदाज़ा हो कि जो लोग उस टाइम पे रिपोर्टिंग कर रहे थे, जिनको आइडिया होगा कि उस टाइम पे क्या हुआ था। तो जब वज़ीर इत्तलात नासिर शाह और एडिशनल IG की मीडिया से गुफ्तगू इस वक्त कराची में जारी है। आगे बढ़ते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुल्क भर में तालीमी इदारे खोलने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने करार दिया कि इस वक्त सबसे ज़रूरी जिंदगियां बचाना है। कोरोना के दौरान क्या खुलेगा, क्या बंद रहेगा, ये फैसला हुकूमत ने करना है, अदालत मुदाखलत नहीं करेगी। सुहेल रशीद की रिपोर्ट। सिंध हुकूमत ने NICVD, NICH और जिना अस्पताल वापस लेने से मुताल्लिक विफाक के फैसले को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। कहा, वजारत सेहत ने 3 अस्पतालों को अभी खत लिखा है जिस पर सूबाई हुकूमत ने तहरीरी जवाब देने की ठान ली। समा से गुफ्तगू करते हुए तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि सिंध हुकूमत ने तीनों अस्पतालों में बड़ा पैसा लगाया मगर विफाक ने आज तक एक पाई नहीं दी। ख़त लिखा है वफाकी हुकूमत ने जो कि अस्पतालों को भेजा गया है, ये सरासर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी है। ये तीनों अस्पताल कोरोना वायरस के सिलसिले में बड़ा मुतहर्रिक अंदाज से काम कर रहे हैं, बड़ी इन्वेस्टमेंट सिंध गवर्नमेंट ने की है। वफाकी हुकूमत ऐसा लगता है कि उसका इंटरेस्ट कोरोना वायरस से लड़ना नहीं है, वो सिंध हुकूमत से लड़ना है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से लड़ना है। सुप्रीम कोर्ट ने फरमाया है
कि क्या क्या लवाजमात हैं अस्पताल की मुंतकली के लिए और किस तरीके से उन तमाम लवाजमात को पूरा करने की ज़रूरत है। अभी तक वो कोई प्रोसेस वफाकी हुकूमत की जानिब से स्टार्ट नहीं हुआ, कोई इसके ऊपर ख़तों की दावत नहीं हुआ और एकदम से उन्होंने अस्पताल को लेने का फ़ैसला कर लिया। हम इसको तहरीरी तौर पर वफाकी हुकूमत को अपना पॉइंट ऑफ व्यू कन्वे करेंगे। ये जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की जानिब से लेटर आया है, ये वफाकी हुकूमत की वफाकी काबीना के 2 जुलाई 2019 के फ़ैसले की भी खिलाफ वर्जी है, क्योंकि उस फैसले के अंदर इन प्रिंसिपल ये फ़ैसला कर लिया गया था कि अस्पताल जो हैं वो सूबाई हुकूमतों के पास रहेंगे। हम तो वो लोग हैं जो इदारे बनाते हैं, चीज़ें बनाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले में वाज़े अल्फाज में लिखा है कि जो इन्वेस्टमेंट सूबाई हुकूमत ने इन अस्पतालों के हवाले से की है, वो इन्वेस्टमेंट, वो अखराजात को जो है फेडरल गवर्नमेंट रीइंबर्स करेगी और सूबाई हुकूमत को वापस करेगी। अभी तक एक पाई वफाकी हुकूमत की जानिब से सिंध हुकूमत को इस सिलसिले में नहीं मिली। अब आपको बताएं, कराची में दर्जे हरारत बढ़ते ही बिजली की फराहमी की सूरत हाल भी खराब हो चुकी है। शहर के जिला वस्ती में इस तरह की शिकायत आम है। मजीद बात करेंगे खुर्शीद आलम से जो नॉर्थ कराची में मौजूद हैं। खुर्शीद बताएगा कितने घंटे की लोड शेडिंग हो रही है यहाँ पर? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त नॉर्थ कराची का इलाका सेक्टर 1A4 वहाँ की एक हाउसिंग स्कीम है अरसलान होम्स, वहाँ मौजूद हूँ, जहाँ पर तकरीबन 500 से ज़्यादा रिहायशी यूनिट्स हैं। 90% से ज़्यादा ऐसे हैं जो बिल बाकायदगी से अदा करते हैं और दिखाने को तैयार भी हैं। उनका ये कहना है कि रात के 2 बजे हो या सुबह के 5 से 6 बजे का वक्त हो या दोपहर का 2 बजे हो या कोई भी वक्त हो, लाइट जाती है तो फिर 2 से 2.5 घंटे का ड्यूरेशन कंप्लीट करके ही फिर उसको आना नसीब होता है। और उसकी वजह से लोगों की परेशानी जो है इस गर्मी में बेपनाह बढ़ चुकी है। इस इलाके से मुत्तसिल जो कच्ची आबादियाँ हैं वहाँ कुंडों के ज़रिए 24 घंटे बिजली की फराहमी जो है वो मुमकिन बनी हुई है। मुख्तलिफ और यहाँ की जो ऐसी सोसाइटीज़ हैं जो रेगुलर बुनियादों पर कायम की गई थी वहाँ पर ये मसाइल हैं, लेकिन जो इलाकी कच्ची आबादियाँ हैं जो कुछ ज़िला गरबी में शामिल हो जाती हैं वहाँ पर इस तरह के मसाइल जो हैं देखने में नहीं आते। ठीक, खुर्शीद आपका शुक्रिया। कोरोना को शिकस्त देने के बाद गवर्नर सिंध टाइगर फोर्स को लेकर ऐसे निकले जैसे आयरन मैन बन गए हों। ज़ैनब मार्केट को कोरोना फ्री जोन समझकर रश लगाकर घूमते रहे। टाइगर फोर्स का काम क्या है ये भी भूल गए। शाहनवाज अली कादरी रिपोर्ट करेंगे। ये है सिंध के गवर्नर इमरान इस्माइल। इन्होंने हालिया दिनों में ही कोरोना से 2 हाथ किए, मगर इस फतह के बाद लगता है ये अपनी टीम और खुद को आयरन मैन समझ बैठे हैं। कराची की ज़ैनब मार्केट में गवर्नर साहब अपनी टाइगर फोर्स को लेकर तो आए थे लोगों को कोरोना से बचने का तरीका बताने, मगर इतना रश देखकर लगता है कि जैसे निकले हो सबको कोरोना लगाने। एक तरफ उनके टाइगर्स दायरे बनाकर फासला रखने की तरकीब दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ आपस में इतनी कुर्बत कि सारे फासले मिटाकर कोरोना को दावत दे रहे हैं। इसी पर सवाल हुआ तो जवाब तनकीद बराए तनकीद से दिया। टाइगर फोर्स का काम क्या होगा जिसके समाजी फासले की धज्जियां तो आपने ये भी उड़ा दी। समाजी फासले की तो आपने भी कोई पाबंदी ऐसी की नहीं खास। मास्क आपने पहना नहीं। चले मुझे बात करने। यही नहीं, गवर्नर साहब अपने टाइगर्स का काम भी भूल गए। वज़ीर आज़म ने बताया कि टाइगर फोर्स का मेन काम होगा इसके जो ये जो यूटिलिटी स्टोर्स हैं इसके ऊपर मॉनिटरिंग करना। इससे पहले भी गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने अंदरूनी सिंध जाकर 300 से ज्यादा लोगों की तकरीब में शिरकत की थी, जिसके बाद उनमें कोरोना वायरस पाया गया था। अब आपको बताएं, 22 जून से सुपर हाईवे कराची में मवेशी मंडी लगेगी। सिंध हुकूमत ने SOPs के साथ मंडी लगाने का इशारा दे दिया। सलमान अहमद अपनी रिपोर्ट के साथ। इंतजार की घड़ियां खत्म, बड़ी ईद की बड़ी तैयारियां शुरू। सुपर हाईवे पर 900 एकड़ रकबे पर एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी लगाने के लिए जमीन हमवार कर दी गई। अब कुर्बानी के जानवरों की एंट्री होगी, खैमे लगेंगे और मेला भी सजेगा। तमाम जितने भी मवेशी मंडी का रुख करने वाले उनसे अपील करूंगा कि वो आए जरूर, और वो सिर्फ मवेशी खरीदने के लिए आए, इसे तफरीह का जरिया ना बनाए। मास्क पहनना जरूरी करार दिया गया है। बच्चों को और बूढ़ों को यहाँ आने की इजाज़त नहीं होगी। व्यापारी और शहरी अभी से मंडी में मंडलाना शुरू हो गए। कहते हैं हमारा रोजगार खुल रहा है। कल मैंने कोई आदमी बताया था तो नहीं लगेंगे, उसी वजह सिंध ने हुकूमत आप उसको इजाज़त दे दिया तो मंडी लग जाएंगी।
उसी वजह से इधर घूमने आया था। हुकूमत सिंध ये वादे कर चुकी है कि कराची शहर में अब जगह जगह कोई मवेशी मंडी नहीं लगने दी जाएगी। कैमरामैन मोहम्मद आतिफ के साथ सलमान अहमद, समा, कराची। ईद उल अजहा का चांद 21 जुलाई को कराची में देखा जा सकेगा। 31 जुलाई बरोज जुम्मा को ईद होगी। वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने अपने कैलेंडर से चांद का ऐलान कर दिया। वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने फिर चांद की खबर दे दी। ऐलान कर दिया कि ईद उल अजहा का चांद 21 जुलाई को कराची में देखा जा सकेगा और ईद बरोज जुम्मा 31 जुलाई को होगी। ताहम उनका कहना है कि ये तारीखें नई नहीं हैं, कैलेंडर में पहले से मौजूद हैं। ये जो ईद है ये पिछले साल हमने जो कैलेंडर दिया था उसमें सारी डेट्स मौजूद हैं। ये तो एक साल पहले अनाउंस थे। समा के मॉर्निंग शो नया दिन में फवाद चौधरी ने इस बात पर जोर दिया कि इस्लाम सारे उलूम का अहाता करता है। इस्लाम का सुनहरी दौर वो था जब हमारे उलमा जो थे वो सोसाइटी को लीड कर रहे थे साइंस की तरफ, टेक्नोलॉजी की तरफ। तमाम जो उलूम है उनका माखज़ कुरान है। ईद उल फितर के मौके पर भी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने चांद का ऐलान पहले कर दिया था, जिस पर रोयत हिलाल कमेटी का सख्त रद्द अमल सामने आया था। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने हुकूमत से मुतालबा किया था कि फवाद चौधरी को उनकी विदारत तक महदूद रखा जाए। अब तक के लिए इतना ही। एक ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे प्रोग्राम 7 से 8। देखते रहिए समा।